हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था या हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट दी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है, जिसमें से हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस और लाइजोसोम तक तो डिस्कस कर लिया था. नाउ वन मोर ऑर्गेनल इज लेफ्ट इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम दैट विल डिस्कस टुडे, ठीक है. That is the वैक्यूल. ओके, अब वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल क्या होता है कि इट इज अ membrane bound space present inside the साइटोप्लाज्म. ठीक है, ये क्या होता है कि एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होती है, ठीक है, बस एक मतलब एक मेम्ब्रेन से बाउंडेड होती है और अंदर सिर्फ खाली होता है, स्पेस होता है मेनली, ठीक है. ये क्या होती है कि साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होती है. अब इसमें कोई, जैसे अपन इतने टाइम से पढ़ रहे थे, कोई फ्लूइड मैट्रिक्स अंदर प्रेजेंट है, किसी में कुछ प्रेजेंट है, किसी में कुछ प्रेजेंट है, नहीं. ये क्या है, खाली स्पेस है जिसके अंदर जनरली क्या होता है कि जो जैसे सेल का वाटर है या सेल के जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं जो अब सेल के काम नहीं आ रहे, वो वैक्यूल क्या करता है कि अपने अंदर ले लेता है, अपने अंदर रखता है, ठीक है. तो इट कंटेन्स वाटर, sap and excretory products not useful for the cell. ठीक है, जो चीज़ें काम की नहीं है सेल के लिए वो वैक्यूल क्या करता है कि अपने अंदर रखता है, ठीक है. जैसे कि जो एक्स्ट्रा वाटर है, जो दूसरे एक्सक्रीटरी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, तो जो भी सारा कचरा है सेल का, आप समझ लो कि वैक्यूल अपने अंदर रखता है, ठीक है. अब ये जो वैक्यूल है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है. ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस करी थी जब अपन ने यूकैरियोटिक सेल को स्टार्ट किया था कि वैक्यूल ऐसी ऑर्गेनल है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है. तो ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ठीक है. दैट मीन्स इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल. प्लांट सेल का जो मेजॉरिटी पार्ट होता है वो वैक्यूल ही कवर करता है. मतलब प्लांट सेल का ऑलमोस्ट, जैसे सपोज ये एक सेल है, प्लांट सेल है, ठीक है. सो दिस मच पार्ट, ऑलमोस्ट 90% ऑफ पार्ट almost 90% of the volume is occupied by the vacuole in the plant cell, ठीक है. तो
vacuole occupies 90% of the space in plant cell. ठीक है. वैक्यूल क्या होता है कि एक सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है. ठीक है. इट इज बाउंडेड बाय जस्ट अ सिंगल मेम्ब्रेन, जिस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट. ठीक है. वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है, वैक्यूल एक सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है और उस मेम्ब्रेन को हमने क्या कहा, टोनोप्लास्ट. ठीक है. ठीक. अब जो टोनोप्लास्ट होती है, इसका नाम ही इसके फंक्शन को जस्टिफाई करता है. ठीक है. जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ और मैं एक बार फिर कहना चाहूँगी कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं की गई हैं. ठीक है. फिर भी हम कुछ कुछ उन चीज़ों का आइडिया ज़रूर लेंगे ताकि हम समझ सकें कि जो चीज़ें उस बुक में लिखी है वो क्यों लिखी है. ठीक है. इट इज़ रिटन इन योर बुक के जो टोनोप्लास्ट होती है, ठीक है, हमने पढ़ लिया था कि वैक्यूल एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. और उस सिंगल मेम्ब्रेन को हमने नाम दिया था टोनोप्लास्ट. ठीक. अब जो टोनोप्लास्ट होती है वो क्या करती है कि जो भी सेल के अंदर जो आयंस प्रेजेंट हैं, जो भी सॉल्यूट प्रेजेंट है, मतलब जो सॉलिड चीज़ प्रेजेंट है आइट से, ठीक है, जो पानी है, जो फ्लूइड है, उसके अंदर का जो माल मसाला है, जो सॉल्यूट्स प्रेजेंट है उसके अंदर, ठीक, वो क्या करती है, अपने अंदर ले लेती है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ठीक है. अब एक बार कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अपन समझ लेते हैं कि होता क्या है. जैसे कि मैंने पहले भी एक बार ये एग्जांपल देके समझाया था कि सपोज ये 2 कंटेनर्स हैं. ठीक है. तो जो मूवमेंट होगा, जो मटेरियल का मूवमेंट होगा, दैट विल बी फ्रॉम will move from higher concentration to लोअर कंसंट्रेशन. ठीक है. अब कंसंट्रेशन से हमारा मतलब ये नहीं है कि जहाँ पानी की है, जहाँ लिक्विड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, नहीं. कंसंट्रेशन से हमारा मतलब है कि जहाँ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है. हमने ये चीज़ें 10th में पढ़ी होगी, सॉल्यूट, सॉल्वेंट. ठीक है. तो सॉल्वेंट तो वो मतलब मटेरियल होता है जिसके अंदर सब हम डालेंगे, मतलब जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, मतलब एक सॉल्यूशन होता है. ठीक है. तो उसमें जो सॉल्वेंट होता है वो हमेशा ज़्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है और जिसके अंदर हम कोई चीज़ ऐड करेंगे अब. ठीक है. और जो सॉल्यूट होते हैं, ठीक है, वो सॉल्वेंट के अंदर हम डिज़ोल्व करते हैं या हम ऐड ऑन करते हैं. ठीक है. तो जो मेजर पार्ट होता है किसी भी सॉल्यूशन का, दैट इज़ द सॉल्वेंट, और मतलब मोस्टली वाटर या ये जो लिक्विड चीज़ें होती है, और उसमें जो हम सॉल्यूट पार्टिकल्स डालते हैं वो जनरली कोई सॉलिड होता है, जनरली लिक्विड नहीं होता, जनरली. ठीक है. तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये है कि जहाँ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा, ठीक है, सपोज ये पानी है,
और ये जो सारा है वो सॉल्यूट है, सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, ठीक है। इसमें इतना ही सॉल्यूट है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये होगा कि मटेरियल हमेशा उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा जहां सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, मतलब हमेशा सॉल्यूट की ज़्यादा कंसंट्रेशन से सॉल्यूट की कम कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के क्या चल रहा है, ये फेवर में चल रहा है, क्योंकि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा से सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम की तरफ मूवमेंट होता है, मतलब अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, ठीक है। साथ साथ में उसी बहाव में चल रहा है जो भी मामला मूवमेंट हो रहा है। लेकिन जब कोई मूवमेंट सॉल्यूट की कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा की तरफ हुआ, ठीक है, जहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है वो मटेरियल सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जहाँ ज़्यादा है उस तरफ मूव कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो टोनोप्लास्ट क्या करती है कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाके जो सेल की कंसंट्रेशन है, मतलब जो सेल में आयंस वगैरह प्रेजेंट है वो सेल में एज अ सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। तो सेल्स के जो आयंस हैं, ये जो बाकी सारा मटेरियल है वो क्या करता है, अपने अंदर ले लेता है, ठीक है। वो क्या करता है, अपने अंदर ले लेता है, मतलब एनर्जी कंज्यूम करके। अपन ने ये चीज़ भी पढ़ी थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले टाइम में कि जब भी अपन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है तो अपन को कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वो एनर्जी क्या होता है, एटीपीज, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाके आयंस एक्सेट्रा को क्या कर रहा है कि अपने अंदर ले लेता है, वैक्यूल के अंदर ले लेता है, ठीक है। तो जो वैक्यूल के अंदर की कंसंट्रेशन होती है वो बाकी के सेल के मुकाबले क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अब जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो क्या हो गए, वैक्यूल के पास ज़्यादा हो गए एज कंपेयर टू दी नॉर्मल सेल, ठीक है। अगर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो एक बार और डिस्कस कर लेंगे कि जो टोनोप्लास्ट है, हमने पढ़ लिया कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है वैक्यूल, ठीक है। उसकी जो सिंगल मेम्ब्रेन है उसका नाम है टोनोप्लास्ट, ठीक। जो टोनोप्लास्ट होती है वो क्या करती है कि ठीक है, जो आयंस और बाकी सोल्यूट्स हैं, टोनोप्लास्ट क्या करती है कि सेल से उसको
वैक्यूल के अंदर ट्रांसफर कर देती है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाके जो भी सेल में आयंस वगैरह होते हैं वो उनको वैक्यूल के अंदर ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि रिजल्ट जो फाइनल होगा वो क्या होगा कि द कंसंट्रेशन ऑफ वैक्यूल इज more than that of the rest of the cell। ठीक है, जो अब कंसंट्रेशन सेल की है वो अब क्या हो गई है, वैक्यूल से कम हो गई है, क्योंकि उसका सारा सोल्यूट मटेरियल तो वैक्यूल ने अपने अंदर खींच लिया। ठीक है, तो इसलिए अब जो कंसंट्रेशन है सेल की वो वैक्यूल के मुकाबले कम हो गई है और वैक्यूल की कंसंट्रेशन बढ़ गई है। ठीक है, अब टोनोप्लास्ट ने ऐसा क्यों किया? हर चीज़ का एक रीज़न होता है, चाहे वो सेल पे हो, सेल्यूलर लेवल पे हो, ह्यूमन बींग्स के लेवल पे हो या हर चीज़ पे हो, हर चीज़ का एक क्यों ज़रूर होता है। ठीक है, कि अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो क्यों हो रही है, ये क्यों का जवाब आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन टोनोप्लास्ट ये जो कर रही है वो क्यों कर रही है, ठीक है, ये हम देखेंगे। एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत बेसिक सी चीज़ है, अपन समझेंगे कि टोनोप्लास्ट का नाम जो होता है ना, टोनोप्लास्ट, इस टोनो का मतलब होता है टेंशन, टोन या स्ट्रेच करना। ठीक है, टोनो का मतलब ही क्या होता है, टेंशन, टोन या स्ट्रेच। ठीक है, अब वो टेंशन दिमाग वाली टेंशन नहीं है, किसी चीज़ में मतलब प्रेशर बना के रखना, किसी चीज़ को जब अपन स्ट्रेच करते हैं, ये चीज़ें आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे आगे कि टेंशन क्या होती है। ठीक है, जब अपन किसी अपन बेसिकली कह सकते हैं कि अपन कंटिन्यूसली उस पर कुछ फोर्स लगा रहे हैं और वो उसको मेंटेन करा हुआ रख रहा है एक स्ट्रक्चर को, या मतलब अपन एक टेंशन को ऐसे समझ सकते हैं कि उस एक चीज़ पे बराबर प्रेशर बना हुआ है। ठीक है, दैट इज़ द टेंशन, साइकोलॉजिकल टेंशन नहीं। ठीक है, तो टोनोप्लास्ट क्या करती है कि वो सेल के टर्गर प्रेशर को बनाए रखती है। ठीक है, मेंटेन्स टर्गर प्रेशर। अब टर्गर प्रेशर होता क्या है, ठीक है, जो टोनोप्लास्ट होती है जब वो सारा मटेरियल अपने अंदर ले लेती है, ठीक है, तो उसकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा हो जाती है, वो फूला फूला सा हो जाता है। ठीक है, वैक्यूल फिर क्या करता है कि जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको पुश करता है अगेंस्ट द सेल वॉल ऑफ द सेल। ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन अ गुड शेप ऑफ द सेल। ठीक है, मतलब एक कोई बहुत मुरझाया हुआ सा चीज़ अगर आप देखोगे और एक कोई बहुत आप प्रॉपर शेप की चीज़ देखोगे, तो ये जो सेल है जो अपनी नॉर्मल उस कंसिस्टेंसी में रह रहा है, जो हरी भरी कंसिस्टेंसी में रह रहा है, जैसा है वैसा कहते हैं ना फूला फला जो दिख रहा है ना, वो रीज़न है इसका टोनोप्लास्ट। ठीक है,
क्योंकि इसको भी एक फ्लो चार्ट की हेल्प से अपन समझेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए, कि वैक्यूल है, उसने अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाई, फिर फोर्स किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगेंस्ट दी सेल वॉल, ठीक है। इन टर्न मतलब इससे क्या हुआ कि सेल का जो शेप है इज मेंटेन्ड, ठीक है। मतलब वो क्या है कि फला फूला सा लगता है, ठीक है। अगर ये प्रेशर नहीं आएगा ना वैक्यूल से, अगर ये प्रेशर नहीं आएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, सेल थोड़ा ऐसे श्रिंक सा लगेगा, ठीक है। ये सेल थोड़ा अपन को श्रिंक सा लगेगा, लेकिन ये जो वैक्यूल काम कर रहा है उसके बाद सेल अपन को प्रॉपर डिफरेंस में दिखेगा। तो आप समझ पा रहे हो कि एक बिल्कुल पतला दुबला सा मुरझाया हुआ सा सेल और एक प्रॉपर दिखने वाला सेल, ठीक है। तो ये जो ऐसा सेल दिख रहा है जो एक अच्छी सी शेप में सेल मेंटेन्ड है, वो इस टोनोप्लास्ट की वजह से, इस टर्गर प्रेशर की वजह से है कि जब वैक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वैक्यूल ने फोर्स किया अगेंस्ट द सेल वॉल, और इस वजह से क्या हुआ कि सेल का जो शेप है अपन को काफ़ी हष्ट पुष्ट सा लगा, वी कैन से, या काफ़ी अच्छा मेंटेन्ड दिखा, ठीक। इसी की वजह से सेल अपन को प्रॉपर अच्छे शेप में दिखता है, अदरवाइज आप ये काफ़ी श्रिंक सा हो जाएगा, ठीक है। अब ये हुआ टोनोप्लास्ट के बारे में बात, कि टोनोप्लास्ट जो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लेके जा रही है सामान को, वो क्यों लेके जा रही है, ये इसका क्यों का जवाब था, ठीक है। अब अपन को ये भी समझ आ रहा है कि इसका नाम टोनोप्लास्ट क्यों रखा, क्योंकि ये जो है उस टेंशन को बनाए रख रही है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ श्रिंक्ड है तो उस पर कोई प्रेशर आएगा ही नहीं ना, वो तो मुरझाई हुई सी पड़ी हुई है बस, ठीक है। तो ये टोनोप्लास्ट क्या कर रही है कि इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जब वो जब वो अपना सोल्यूट लेके गई है अपने वैक्यूल के अंदर, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मुरझाई हुई सी ना होके ये थोड़ी सी स्ट्रेच हुई है उस कंसंट्रेशन की वजह से, ठीक है। ये जो वैक्यूल की कंसंट्रेशन है, इसने जब धक्का दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, वो प्रेशर बनाए रखा उसके अंदर, तो तब ये क्या हुई, थोड़ी नॉर्मल शेप में आई, थोड़ी अच्छे शेप में आई, ठीक है। तो इसलिए ये इसने क्या किया कि इसमें टेंशन या प्रेशर बना के रखा अंदर से, ये आयंस क्या कर रहे थे, इस पे प्रेशर बना के रख रहे थे अंदर से, तो ये टेंशन में आ जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा टोन में रखता है ये सेल को, जो ये टर्गर प्रेशर है वो सेल को एक अच्छे टोन में रखता है, एक अच्छे शेप में रखता है, इसलिए टोनोप्लास्ट का नाम टोनोप्लास्ट रखा गया है, क्योंकि ये सेल का टेंशन टोन बनाए रखता है, उसको स्ट्रेच्ड शेप में रखता है, जिससे उसका शेप अच्छा है, वो श्रिंक नहीं होगा, ठीक है। इसके वैक्यूल सिर्फ यही काम नहीं करता है कि टर्गर प्रेशर को बना के रखे, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग वैक्यूल भी अलग अलग तरह से मॉडिफाई हुआ है, ठीक है। जैसे मतलब अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे फूड वैक्यूल इन प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोटिस्टा में क्या होता है कि जो वैक्यूल होता है वो फूड को एनगल्फ करता है, खा लेता है, ठीक है। तो जैसे प्रोटिस्टा की मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्रोटिस्टा की,
फूड मटेरियल क्या करता है कि इसके अंदर आता है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या करती, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंगल लेयर्ड नहीं होती, हमने पढ़ा था कि लिपिड बायलेयर होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है, प्रोटीन्स होते हैं, शुगर होती है, क्या क्या नहीं होता इसमें, ठीक है। इमेजिन कर लो कि ये लिपिड बायलेयर है, ठीक है। तो फूड मटेरियल क्या करता है, यहाँ से एंटर करता है सेल के अंदर, ठीक है। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंटर किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या करती है, सेल का जो रिस्पॉन्स होता है वो इस फूड मटेरियल की तरफ क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या करती है, उसको धक्का देना चालू कर देती है सेल के अंदर। जैसे कि हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, मतलब कुछ चीज़ों को अंदर आने देती है, कुछ चीज़ों को अंदर नहीं आने देती। तो ये जो फूड मटेरियल है वो सेल के अंदर आ सकता है, ठीक है। तो ये फूड मटेरियल जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या करती है, उसको अंदर पुश करने लगती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, पुशेस फूड मटेरियल इनसाइड द सेल। जैसे ही फूड मटेरियल या जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन फूड मटेरियल को ऑलमोस्ट सेल की जो अंदर एरिया होता है वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र करने वाली होती है, तो जो वो प्रेशर लगा रही होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन फूड मटेरियल के ऊपर, उस वजह से क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक इंक्लूजन सा बन जाता है, ठीक है। जहाँ से ये फूड मटेरियल अंदर आ रहा है ना, वो थोड़ा सा अंदर प्रेशर करने लगता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है। ये थोड़ी सी क्या हो गई, अंदर आने लग गई है। सपोज ये फूड मटेरियल है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी उसको अंदर धक्के दे रही है, ठीक है, ताकि ये सेल के अंदर चला जाए। तो उस वजह से क्या हो जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ी अंदर की तरफ ऐसे हो जाती है उस पर्टिकुलर टाइम में, जब वो फूड को अंदर धक्का दे रही होती है उस एरिया से। जैसे ही थोड़ी अंदर इंक्लूड होती है और वैक्यूल क्या करता है, उसको अपने अंदर एनगल्फ कर लेता है उस फूड मटेरियल को। जैसे ही वो अंदर वाली साइड में थोड़ा धक्का देती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर, वैक्यूल क्या करता है कि उसके चारों तरफ से आके उसको सराउंड करता है चारों तरफ से, ठीक है। फिर वहाँ पे क्या होता है कि इसका फूड मटेरियल का डाइजेशन हो जाता है, जिससे क्या होता है कि प्रोटिस्टा को एनर्जी मिलती है सेलुलर एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। उसने पुश किया फूड मटेरियल को इनसाइड द सेल। जैसे ही फूड प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर वाली साइड में थोड़ी सी झुकी, थोड़ी सी अंदर आई, फूड मटेरियल को धक्का देते देते फूड मटेरियल की साइड से जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर आई ऐसे, वैसे ही वैक्यूल ने क्या किया, उसको चारों तरफ से ऐसे सराउंड कर लिया, ठीक है। ठीक है, फिर ये फूड मटेरियल डाइजेस्ट हो जाएगा, डाइजेस्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या आ जाएगी, एनर्जी फॉर सेल्यूलर एक्टिविटीज, ठीक है। फिर एक और एग्जाम्पल होता है फूड वैक्यूल का, विच इज
contractile vacuole in amoeba. वो जैसे हमने पढ़ा कि जो वैक्यूल होता है प्रोटिस्टा के अंदर, दैट इज स्पेशलाइज टू एनगल्फ द फूड एंड डाइजेस्ट दैट, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, थोड़ी एनर्जी प्रोड्यूस हो ताकि वो सेलुलर एक्टिविटीज़ में कहीं काम आ सके. ठीक है. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है अमीबा का, इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन. ठीक है. जब भी कंडीशंस होते हैं कि सेल के अंदर ज़्यादा वाटर आता है, अमीबा के अंदर जब ज़्यादा वाटर आता है, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है कि उसको अपने अंदर ले लेता है. ठीक है. और उसके बाद उस सारे पानी को वो सेल से बाहर एक्सक्रीट कर देता है ताकि अमीबा बर्स्ट ना हो जाए. ठीक है. जब एक्स्ट्रा पानी हो जाता है या एक्स्ट्रा जो मटेरियल हो जाता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अपने अंदर ले लेता है और उसके बाद वो उसको सेल से अमीबा के बाहर एक्सक्रीट कर देता है ताकि सेल क्या हो जाए, सेल क्या ना हो जाए, बर्स्ट ना हो जाए. ठीक है. ये सारे अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म की तरफ से. ठीक है. सो दिस एंड्स आर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. ठीक है. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया. ओके. माइटोकॉन्ड्रिया का हमने थोड़ा काफ़ी नाम सुना है. जब हमने सेल 8th क्लास में पढ़ा था तो हमने बेसिक कुछ चीज़ें तो सुनी थी, तो हमें ये थोड़ा थोड़ा याद होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को अपन क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल. ठीक है. अब इसको पावर हाउस क्यों कहते हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे. ठीक है. पर उससे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया जनरली क्या होता है, कैसा दिखता है, उसका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं. ठीक. माइटोकॉन्ड्रिया को जब तक इसके नॉर्मल आउटर अपीयरेंस से चालू होते हैं हम, कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको अगर हम स्टेन ना करें, ठीक है, तो वो हमको माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं दिखाई देता. ठीक है. जब तक हम माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन नहीं करते वो हमको पहली बात तो दिखाई नहीं देता माइक्रोस्कोप के अंदर. ठीक है. और इसके नंबर जो होते हैं, ठीक है, इट्स नंबर वेरीज सेल टू सेल डिपेंडिंग on their activity. ठीक है. इसके नंबर वेरी कर सकते हैं सेल टू सेल. जो जितना ज़्यादा एक्टिव सेल होगा, जो जितना ज़्यादा काम कर रहा है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर उतना ही ज़्यादा होगा. क्योंकि जैसे कि हमने कहा पावर हाउस ऑफ द सेल, तो अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो हमको एनर्जी भी तो चाहिए. ठीक है. तो वो एनर्जी हम बेसिकली सेल्स को कौन दे रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा है. ठीक है. इसलिए जिस सेल की जितनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी उतना ही ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया उस सेल में प्रेजेंट होगा. ठीक है. एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इट डिवाइड्स बाय फिजन. ठीक है. दो वर्ड होते हैं बायोलॉजी में, एक तो होता है फ्यूजन और एक होता है फिजन. ठीक है. फ्यूजन मतलब दो चीज़ों का मिलना, एक साथ जुड़ना. फिजन मतलब एक चीज़ का दो में सेपरेट होना या अलग होना. ठीक है. तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या होता है कि फिजन के थ्रू डिवाइड होता है, मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, अलग हो जाता है. ठीक है.
ये इसका मोड ऑफ डिवीजन होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया दिखता कैसा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर अपन बात करें तो वो एक सॉसेज शेप या सिलेंड्रिकल शेप ऑर्गेनल होती है। ठीक है, सॉसेज या सिलेंड्रिकल शेप ऑर्गेनल होती है। ठीक है, इसका जो डायामीटर होता है इट इज अराउंड 0.2 to 1 माइक्रोमीटर and the length is around 1 to 4 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये एक सॉसेज शेप्ड ऑर्गेनल होती है। सॉसेज हम सब ने देखा है, जो हॉट डॉग्स एक्सेट्रा, या सॉसेज हम लोग यहाँ पे नहीं खाते जनरली, बट जो भी, तो इट इज़ समथिंग लाइक दिस शेप। ठीक है, 3D में इमेजिन करने की कोशिश करो इसको, ये एक सॉसेज शेप जैसा होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है कि 2 मेम्ब्रेन्स होती है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेम्ब्रेन्स, आउटर एंड इनर। ठीक है, ये दोनों जो मेम्ब्रेन्स होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, या 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देती है, वी कैन से। ठीक है, सपोज दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन and this is the inner membrane। ठीक है, तो इन दोनों ने क्या किया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनको 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जो आउटर मेम्ब्रेन है वो तो क्या करती है कि कंटिन्यूस लेयर बनाती है इस माइटोकॉन्ड्रिया की, ये तो एज अ बाउंड्री एक्ट करती है। ठीक, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है उसका जो स्पेस एरिया है, जो इनर मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है, ये वाला अंदर वाला कंपार्टमेंट, इसको हमने क्या कहा? मैट्रिक्स। ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन क्या करती है कि इस मैट्रिक्स के अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर अभी हम सिंपली समझने की कोशिश करते हैं एक बार। सपोज हम मान लेते हैं कि एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है,
और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। जो इनर मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है उसको हमने क्या कहा, मैट्रिक्स, ठीक है। अब जो इनर मेम्ब्रेन होती है, जो आउटर मेम्ब्रेन है, वो तो इस सेल की ही कंटिन्यूस बाउंड्री बना के बैठी है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या करती है कि नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स बना लेती है मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। ये अंदर की तरफ फोल्डिंग्स बना लेती है इस मैट्रिक्स के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टे, ठीक है। इन फोल्डिंग्स को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टे। सिस्टर्नी और क्रिस्टे में कंफ्यूज नहीं होना है। सिस्टर्नी गोल्जी एपरेटस में होती है, क्रिस्टे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, ठीक है। क्रिस्टे क्या करती है कि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है, ठीक है। ठीक, क्रिस्टे क्या करती है कि सरफेस एरिया को बढ़ाती है सेलुलर एक्टिविटीज के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटीज के लिए। दोनों ही जो मेम्ब्रेन्स होती है वो एंजाइम्स कंटेन करती है, ठीक है। बोथ द मेम्ब्रेन्स कंटेन्स एंजाइम फॉर माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी, जो कि क्या है, मेनली सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है। ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या प्रोड्यूस करता है, एटीपी, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि क्या होती है, सेल्यूलर एनर्जी या सेलुलर करेंसी। जो भी एनर्जी चाहिए वाले काम होते हैं तो ये एनर्जी होती है जो उन कामों में लगती है। एटीपी इज द एनर्जी, जो सारे जो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो हमने डिस्कस किया था, उन सारे कामों के लिए क्या होता है, ये सेलुलर एनर्जी चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, एटीपी, ठीक है। वो क्या होता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक। और माइटोकॉन्ड्रिया में और क्या क्या होता है, एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए, राइबोसोम, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, राइबोसोम होता है और आरएनए होता है। और राइबोसोम कौन सा होता है, 70S, ठीक है, जो कि प्रोकैरियोटिक में मिलता है। और एंड मटेरियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ओके। तो
एक बार फटाफट से माइटोकॉन्ड्रिया को वापस डिस्कस कर लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है कि एक ऑर्गेनल होती है, एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ दी सेल भी कहते हैं। इसका नंबर सेल टू सेल वेरी करता है, जो सेल जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करता है उतने ही उसके अंदर ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि फ्यूजन के द्वारा डिवाइड करता है, ठीक है। इट इज़ अ सॉसेज शेप या सिलेंड्रिकल शेप ऑर्गेनल, ठीक है। इट्स डायमीटर इज अराउंड 0.2 to 1 micrometer and length is around 1 to 4 micrometer. It has two membranes, one is the outer one and inner one, and the second one is the inner one. It divides the mitochondria into two compartments, we can say. The outer membrane forms the continuous boundary of the organelle, and the inner membrane forms the infoldings, some infoldings inside the matrix, and matrix is the space that is enclosed by the inner membrane, ठीक है। Now the infoldings of the inner membrane are called as cristae, ठीक है। It increases the surface area for the mitochondrial activity. Now both the membranes contains mitochondrial enzymes that are necessary for the mitochondrial activity, that is the cellular respiration, ठीक है। Cellular respiration produces ATP. ATP is, we can say, the currency of the cell, the money of the cell or the cellular energy. जो भी हमारे जिन भी प्रोसेसेस में हमको एनर्जी चाहिए होती है वो ये एनर्जी होती है, ठीक है। अब इन सब के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए, RNA, 70S ribosome and some material that is essential for protein synthesis. So this was about the mitochondria, and the rest of the eukaryotic cell we'll discuss in the next class.